गुड मॉर्निंग गाइस। आज क्या पढ़ने वाले सर? आज कुछ पढ़ने वाले नहीं है खास। ये जो अमेंडमेंट्स आए थे मई 20 के लिए, जो आरटीपी इशू किया था इंस्टीट्यूट ने, वो आरटीपी के वजह से जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनका क्या इफेक्ट होने वाला है प्रोविजंस पे, या इनको न्यू बुक्स में कहाँ इनकॉर्पोरेट किया है, ये चीज आज हम देखने वाले हैं। तो आप ये ध्यान से देखो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का हम ऑलरेडी ईटीपी के नाम से डिस्कशन कर चुके हैं एप्लीकेशन में। वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं ऐप पे, आप वो चेक कर लेना। अब यहां देखते, ये देखो चैप्टर 1, इसके ये केसेस दिए थे 5। इसका पेपर भी आप लोग दे चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं दिया होगा तो नालायक हुआ। ठीक है, देखो अपन ने क्लास के अंदर पीजीबीपी में रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखे थे, जो कि रूल 5 बताता है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में एक छोटा सा चेंज है एंड उसके वजह से बहुत सारे कैलकुलेशंस पे इफेक्ट होने वाला है। तो दैट्स व्हाई ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा अपन इसमें आराम से डिस्कस करेंगे। आप टेंशन मत लो, आप बस बैठो अपना और ये देख लो वीडियो। सर जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल बोले तो मोटर कार, उस पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 15% से इंक्रीज हो गया है। मोटा मोटी बोलूं, क्या बोल रहा मैं, मोटर व्हीकल का जो रेट है वो 15% से इंक्रीज हो गया है। बट कंडीशन दी है कुछ कि ये मोटर व्हीकल को आपने एक्वायर करना चाहिए, मतलब आपने इसको परचेज करना चाहिए एंड पुट टू यूज करना चाहिए। क्या दिया है यहां पे, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, मतलब परचेज भी करना है एंड पुट टू यूज भी करना है। कब? ड्यूरिंग 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020। डेट याद रखना, 23 अगस्त 2019 से लेके तो 31 मार्च 2020 तक। अगर आप किसी मोटर व्हीकल को एक्वायर करते हो एंड उसी एक्वायर्ड मोटर व्हीकल को यूज के लिए भी अप्लाई करते हो या पुट टू यूज करते हो। अब इसका एनालिसिस देखेंगे तो सर जो मोटर व्हीकल है आपका, अगर आपने अच्छा अभी अपन बात करते हैं इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, बाद में देखेंगे अपन कि इंक्रीज वाला मिलेगा या नॉर्मल वाला मिलेगा। अभी रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, 30% है, 30%, 45% है, वो बाद में बताता हूं। अब समझो, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल को एक्वायर किया, एक्वायर्ड बिफोर 23 अगस्त 2019 बट put to use on or put to use before 31 मार्च 2020। put to use before नहीं लिखेंगे इसमें, put to use between 23 अगस्त 19 टू इसके बीच में, मतलब आपने मोटर व्हीकल 23 अगस्त के पहले परचेस किया है बट आपने उसको पुट टू यूज किया है ये पीरियड के दौरान। आपको रेट कौन सा मिलेगा, नॉर्मल वाला या इंक्रीज्ड वाला? सर ये केस में आपको नॉर्मल वाला रेट मिलेगा, मतलब 15% या 30% एज द केस में भी। वो क्या रेट है वो बताता हूं मैं। मतलब आपको अगर इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए तो कंडीशन क्या दी है, आपने मोटर व्हीकल को एक्वायर भी ये पीरियड के दौरान करना चाहिए एंड पुट टू यूज भी यही पीरियड के दौरान करना चाहिए। मतलब अगर आपने मोटर व्हीकल इसके पहले खरीदा है बट पुट टू यूज ये टाइम में किया है तो आपको उसका डेप्रिसिएशन इंक्रीज रेट पे नहीं मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक्वायर्ड बिफोर 23 अगस्त नहीं चलेगा, एक्वायर्ड भी होना चाहिए ये पीरियड के दौरान, 23 अगस्त से लेके तो 31 मार्च के दौरान, और पुट टू यूज भी उसमें ही करना है। अगर आपने किसी मोटर व्हीकल को ये पीरियड में एक्वायर कर लिया बट पुट टू यूज ही नहीं किया तो फिर, अरे सर अगर आप पुट टू यूज ही नहीं करते हो तो आपको उसका डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा भैया। ओके, अब क्या रेट्स है देखो सर, मोटर कार्स
अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। मतलब अगर आप मोटर कार लेते हो अपने बिजनेस के लिए और आपका टैक्सी का काम नहीं है, यू आर नॉट यूजिंग देम इन द बिजनेस ऑफ हायरिंग देम, या रेंट आउट करना आपका काम नहीं है, आप टैक्सी ड्राइवर, आप ओला उबर वाले नहीं हो, मतलब आप अपने बिजनेस के यूज के लिए मोटर कार यूज कर रहे हो, तो बोलते हैं एक्वायर्ड ड्यूरिंग 23 अगस्त 2019 से लेके तो 31 मार्च, एंड दिया है, एक्वायर्ड भी है और पुट टू यूज भी किया है आपने उसको ऑन और बिफोर 31 मार्च, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 30%। ये इंक्रीज रेट है। पहले क्या हुआ करता था पहले, और अगर इसके अलावा कोई मोटर कार है, मतलब एक्वायर्ड और पुट टू यूज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1919 एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन 1A अबाउ, तो ओल्ड रेट रहेगा 15% का। मतलब पहले कभी खरीदा है आपने 23 अगस्त के पहले खरीद के पुट टू यूज भी कर दिया, या 23 अगस्त के पहले खरीदा और पुट टू यूज किया 23 अगस्त 2019 से लेके तो 31 मार्च 2020 तक, तो आपको रेट क्या मिलेगा, पुराना वाला, जो कि 15% है। अब दूसरा सेग्रीगेशन है मोटर बसेस, बस जो लॉरीज है या जो मोटर टैक्सीज है जिनको आप बिजनेस में यूज करते हैं, रनिंग देम ऑन हायर, मतलब आप टैक्सी वाले हो, आप ट्रांसपोर्ट वाले हो, आप बस ले रहे हो, आप लॉरी ले रहे हो, आप मोटर टैक्सीज, मोटर कार ले रहे हो जिनको एज अ टैक्सी यूज करना है आपको, तो वो केस में डेप्रिसिएशन हुआ करता था पहले 30%। पहले कितना हुआ करता था 30%, बट अब बोलते हैं अगर आपने इनको 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक्वायर किया है एंड पुट टू यूज भी किया है, तो रेट 15% बढ़ गया, 30 का अब मिलेगा सर 45%। ठीक है, मतलब फंडा क्या है, अगर आप टैक्सी के बिजनेस में हो, मोटर लॉरीज ले रहे हो, मोटर बस ले रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो, आप टैक्सी के बिजनेस में हो और आप उसके लिए कोई व्हीकल ले रहे हो, तो उसका रेट रहेगा 45% डेप्रिसिएशन का, अगर आपने उसको 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक्वायर किया है एंड पुट टू यूज भी किया है। एंड अगर अदर देन दिस है, मतलब नॉर्मल मोटर कार है, तो इन दैट केस द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 30%, और अदर देन दैट केस है तो 15%, मतलब 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक लिया एंड उसको पुट टू यूज भी किया तो 30%, नहीं तो 15%। पहले क्या हुआ करता था, दो रेट थे, 15%, 30%। ये कार्स वालों के लिए, ये टैक्सी वालों के लिए, टैक्सी लॉरी। अब ये 15% से बढ़ गया है, +15 +15, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45, सॉरी 30। अब ये क्यों आया था, क्योंकि वो दौरान बहुत ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी चल रही थी, तो बोले चलो ठीक है डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लो आप, ये बहुत दिक्कत आ रही थी। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन पे इंपैक्ट कैसे होगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा मोटर कार कि भैया उसने मोटर कार परचेज किया, अब देखना है आपको ये पीरियड के दौरान परचेज किया क्या। अगर उसने ये पीरियड के दौरान परचेज किया एंड पुट टू यूज भी इसी पीरियड के दौरान किया, तो उसको रेट मिलेगा 30% और 45% एज द केस मे बी। ठीक है, ओके, चलिए ये तो पीजीबीपी में एक चेंज था, इसको मैंने इसको अपडेट कर दिया है अपने नए वाले बुक के अंदर, तो नए बुक के अंदर भी ये अपडेटेड है नवंबर 20 की बुक के अंदर। अब सर टीडीएस या टीसीएस में क्या चेंज आया था, टीडीएस या टीसीएस चैप्टर में भी एक चेंज आया था। सेक्शन 194N 1 सितंबर 2019 से लेके इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 सितंबर, सर ये डेट्स याद रखनी है क्या, जी हाँ ये डेट्स आपको याद रखनी है। एक रेसिडेंशियल स्टेटस में जो चैप्टर देखा था हमने, उसमें एक डेट था, कौन सा, वो गिव्ड बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, उसके अंदर डेट था 5 जुलाई 2019। कार के केस में डेट है 23 अगस्त 2019 और टीडीएस के केस में डेट है 1 सितंबर 2019। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शंस विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट आए हुए हैं। इसके पहले का रहा तो
ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, वो गिफ्ट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। डेप्रिसिएशन के केस में 23 अगस्त के पहले का रहा तो न्यू रेट एप्लीकेबल नहीं है, ओल्ड रेट एप्लीकेबल है। तो सर 194N है, इसको देखेंगे अपन। क्या था सर ये टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, मैंने आपको बता दिया था, ये रेगुलर लेक्चर के अंदर भी पढ़ा दिया था। ये चेंज नहीं है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, वो अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब क्लैरिफिकेशन है बेसिकली। डिडक्टर कौन होना चाहिए? टैक्स कटता सर, क्या रेट से टैक्स कटता सर? 2% से। अगर आपका विड्रॉवल 1 करोड़ से ऊपर है तो 2% का टैक्स कटता। 2% का कौन काटेगा? बैंकिंग कंपनी जिसके पास में आपका अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस। बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सेक्शन को भी वापस से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करते हो तो जितना अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर का है उतने अमाउंट पे 2% का टीडीएस का इंप्लीकेशंस रहेगा। और काटेगा कौन? आप थोड़ी काट सकते हैं, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स होते हैं। कौन सा पेमेंट होना चाहिए? एग्रीगेट ऑफ कैश पेमेंट। सिंपल सी बात है, टोटल कैश पेमेंट। टोटल कैश पेमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग ₹1 करोड़ टू एनी पर्सन। किसी भी पर्सन ने अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉवल किया, अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो वो चलता। कैश विड्रॉवल अगर आपने 1 करोड़ के ऊपर का किया तो इन दैट केस जो पेयर ऑफ अमाउंट है, मतलब बैंक है, वो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका 2% से टीडीएस करेगा। ठीक है। फ्रॉम कहां से? अब सर सवाल ये उठता है कि मेरे पास में एचडीएफसी में एक अकाउंट है, मेरे पास में एसबीआई में एक अकाउंट है, मेरे पास में पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट है, तो ये तीनों का मिला के, अरे ना 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 ना, इसको एचडीएफसी वाले कैसे मालूम रहेगा आपने एसबीआई से कितना निकाला? तो सबसे पहली बात, फ्रॉम वन और मोर अकाउंट। फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मतलब जितने भी अकाउंट है मेंटेन्ड बाय सच रेसिपिएंट पर्सन विद द डिडक्टर। आपने वो डिडक्टर कौन है? बैंक है। आपके बैंक में जितने भी अकाउंट है, एक पर्टिकुलर बैंक में आपके जितने भी अकाउंट्स है, एक पर्टिकुलर बैंक में आपके जितने भी अकाउंट्स है, उन सब अकाउंट में से मिला के, मतलब मेरा एचडीएफसी में 70 लाख का है, एसबीआई में 50 लाख का है कैश विड्रॉल, और पीएनबी में 30 लाख का है। बताओ क्या कोई काटेगा? नहीं सर, क्योंकि अपना जो डिडक्टर है, एक एचडीएफसी है, दूसरा एसबीआई है, तीसरा पीएनबी है, तो ये डिडक्टर इनके इसमें से मैंने निकाले क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक बैंक है उसमें आपके 3 अकाउंट है तो वो तीनों अकाउंट का टोटल मिला के 1 करोड़ से ऊपर गया तो अकाउंट वाइज नहीं है, बैंक वाइज है। ये लिमिट कौन सी है? बैंक वाइज है 1 करोड़ का। एक बैंक से आपने, आपके जितने भी अकाउंट है वो बैंक के अंदर, एक बैंक से आपने जितने भी आपके अकाउंट है वो बैंक के अंदर, अगर वो अकाउंट में से टोटल कैश पेमेंट या टोटल कैश विड्रॉवल अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो जितना अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर है उस पर 2% से टैक्स कटेगा। ठीक है, ओके। नो टीडीएस इन केस ऑफ एनी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे करते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। बैंकिंग कंपनी को पे करते हो, एक बैंक दूसरे बैंक को, या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, तो टीडीएस की एप्लीकेशन इंप्लीकेशंस नहीं है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, अपन ने पढ़ा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ये जीएसटी में भी पढ़ा है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर पैसे निकालता है बैंक से, अकाउंट से अपने, क्योंकि ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक के बिहाफ पे ही कुछ और बिजनेस करता है, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक का रहता है। और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, जो एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं वो अगर पैसे निकाले, वो पैसे क्यों निकालते? ताकि वो एटीएम में जमा कर पाए, तो उनको थोड़ी टीडीएस का इंप्लीकेशन है ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सबसे पहला सवाल, इस पे कुछ है क्लैरिफिकेशन। ये तो मैं अभी जो पढ़ा है ये आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। अब है चेंजेस की बात। Whether TDS provisions under section 194N will be applicable on cash withdrawals before 1st September 2019? नहीं, 1 सितंबर
2019 के पहले अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो उसका भी टैक्स काटेंगे क्या रेट्रोस्पेक्टिवली? ना ना ना। तो बोलते हैं एनी कैश विड्रॉवल प्रायर टू 1 September 2019 विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194N। विल नॉट बी सब्जेक्टेड, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अब दूसरा सवाल आता है, सर जो 1 करोड़ का विड्रॉवल का लिमिट है, आप जो बोल रहे हो लिमिट ऑफ 1 करोड़ 1 CR, ये कब से? ये प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए है या 1 September 2019 के बाद के विड्रॉवल के लिए है? क्यों सर? क्योंकि देखो, यहां देखो, ध्यान से देखो, आराम से, ठीक है। 1 April 2019 यहां पे है, ठीक है। यहां कहीं 1 September 2019 है और यहां कहीं अपना है 31 मार्च 2020। हमको ये पता है कि इसके पहले कोई टीडीएस नहीं होगा, यहां पे टीडीएस होगा 1 करोड़ के ऊपर वाले अमाउंट पे, बराबर। बट 1 करोड़ के जो ऊपर वाला अमाउंट है, यहां भी तो मैंने, बताओ, ये पीरियड के दौरान, ये पीरियड के दौरान, ये जो आपको रेड दिख रहा है, ये पीरियड के दौरान भी तो मैंने कुछ कैश विड्रॉवल किए होंगे ना। तो क्या वो कैश विड्रॉवल को लेना है लिमिट में या नहीं लेना है? क्योंकि आपने लैंग्वेज में क्या लिखा है? आपने लैंग्वेज में लिखा है कि कैश विड्रॉवल एक्सीडिंग ₹1 करोड़ ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर, मैं अगर बात करूं प्रीवियस ईयर 1920 का, तो प्रीवियस ईयर 1920 में आपने अगर 1 करोड़ के ऊपर का विड्रॉल किया, बट ये सेक्शन तो इफेक्ट में आया था 1 September 2019 के बाद। तो बोले, सवाल ये उठ रहे थे कि ये पीरियड के दौरान हमने जो विड्रॉवल्स किए हैं, क्या उनको लिमिट में कंसीडर करना है? तो जवाब आया हां। हां, इसका मतलब क्या है? अगर आपने ये दौरान मान के चल लो, ये दौरान आपने 75 लाख के विड्रॉवल्स किए। कितने? 75 लाख के। तो फिर ये दौरान आपको पूरा 1 करोड़ का वापस लिमिट नहीं मिलेगा। आपको पहले 25 लाख पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और समझ लो यहां पे आपने, यहां पे आके ये है 1 दिसंबर 2019, यहां तक आपने 30 नवंबर तक आपने 25 लाख विड्रॉ कर लिए। तो मतलब 1 दिसंबर से लेके तो 31 मार्च तक जितने भी विड्रॉवल्स आप करोगे उस पे 2% का टीडीएस, ठीक है, बना लेना। ये यहां मतलब इंक्लूडेड इन लिमिट, ठीक है। जितने डीटी में मई 20 के लिए अमेंडमेंट आए थे वो तो आपको पढ़नी है, नवंबर के लिए भी पढ़ने हैं। नवंबर के जैसे ही इंस्टीट्यूट निकालेगा वैसे 3-4 दिन के अंदर अपन उसको एकदम डिटेल एनालिसिस करके सेम लेक्चर एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा मैं आपको। मतलब आपको कुछ नया देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो डाल चुका हूं, बट अब सिंस आप सोचते हो कि भैया हमने लेक्चर्स लिए तो हम यूट्यूब पे क्यों देखेंगे, तो चलो ठीक है, लेक्चर्स में दिखा देते हैं। हाँ, ये देखो, ये जो मैंने इंग्लिश में बोला वहां पे हिंदी में लिखा है, लिमिट ऑफ 1 करोड़ इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 1920, हेंस एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉवल फॉर टीडीएस शैल बी काउंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से काउंट होंगे अगर पर्सन ने ऑलरेडी 1 करोड़ विड्रॉ कर लिए है अप टू 31 अगस्त, मतलब 1 सितंबर के पहले। तो बोलते हैं टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% शैल अप्लाई ऑन ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन। अगर आपने 31 अगस्त तक पूरा का पूरा 1 करोड़ विड्रॉ कर लिया, आपने एग्जांपल में 75 लाख किए थे अपन ने,
अगर 1 करोड़ आपने पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया तो फिर बोलते हैं जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस रहेंगे उस पे टीडीएस लगने शुरू हो जाएंगे। अब हु आर द नोटिफाइड पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ टीडीएस, ये 194 एन किसको किसको नहीं लगता। तो सिर्फ सिंपली हेडिंग याद रखने हैं आपको, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ व्हाइट लेबल ऑपरेटर्स। पढ़ो क्या बोलते हैं, जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है फ्रॉम विच विड्रॉवल इज मेड फॉर रिप्लेनिशिंग कैश इन एटीएम ओनली। अरे भैया कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज होती है, मतलब या फिर जो व्हाइट लेबल ऑपरेटर्स होते हैं, जो एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं, उनके जो एजेंट्स होते हैं फ्रेंचाइजी एजेंट्स। अब ये क्या करेंगे, इनको एटीएम के अंदर पैसे फिल करने पड़ते हैं, बराबर, इनको एटीएम के अंदर पैसे फिल करने पड़ते हैं। अब पैसे फिल करने के लिए पैसे लाएंगे कहां से, सर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, तो बैंक से इनको पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे ना। अब एटीएम वाले को 1 करोड़ का लिमिट दोगे, वो बोलेंगे बावले हो गए क्या, पुणे में एक आधा कोई बढ़िया सा एटीएम, उस पर 40-50 लाख रुपए रोज के निकलते पैसे विड्रॉ होते, तो उसको थोड़ी ये लिमिट एप्लीकेबल है। अरे नहीं नहीं, उसको नहीं लगाना है, ये चिंगे पिंगे लोगों को लगाने का है। ये लोग तो बेचारे एटीएम ऑपरेटर्स है, इनको लिमिट नहीं लगाते हैं। लिखो, दिया है वहां पे, पढ़े हुआ है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, इनको लिमिट या इनको ये 194 एन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, कमीशन एजेंट और ट्रेडर जो ऑपरेट कर रहा है अंडर एपीएमसी, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के अंडर जो कमीशन एजेंट या ट्रेडर ऑपरेट करता है, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी एएमपी, ठीक है, हु हैज इनिशिएटेड हिज अकाउंट नंबर टू बैंक, सॉरी, हु हैज intimated his account number to bank or cooperative society or post office through which he wishes to withdraw cash in excess of rupees 1 crore in previous year along with his PAN and details of the previous year and has certified that cash withdrawn from such account in excess of 1 crore during is for making payment to the farmers on account of purchase of agricultural produce। क्या बोल रहा है, एक एपीएमसी होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसके जो कमीशन एजेंट है या जो ट्रेडर है, ऑब्वियसली जो कि रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो भी लॉ इनको लगता है एपीएमसी वालों को, उनको उनके जो कमीशन एजेंट या ट्रेडर है। अब ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है। इसका सिस्टम कैसा होता है, फार्मर्स लोग क्या करते हैं, इन लोगों को लाके अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देते हैं और फिर ये लोग प्रोड्यूस किसी और को देते हैं या बेचते हैं। तो अब ये आदमी फार्मर्स को पैसे देगा। अब ये आदमी फार्मर्स को पैसे देगा तो पूरे जितने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये फार्मर से खरीद रहे हैं, कमीशन एजेंट या जो भी ट्रेडर है एपीएमसी के, वो जो फार्मर से प्रोड्यूस खरीद रहे हैं, जिसके लिए उनको फार्मर्स को कैश देना पड़ता। अब ये कैश किसको दे रहे हैं, ये लोग निकाल के कैश दे रहे हैं फार्मर्स को, काहे के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। अब आप इन पे भी ये इंप्लीकेशंस लगाओगे क्या टीडीएस की, सर नहीं लगा सकते, बट कंडीशन ये है कि ये जो लोग हैं इन्होंने बैंक को अपना अकाउंट नंबर बताना पड़ता कि भैया हम ये अकाउंट से फार्मर्स को पेमेंट करने वाले हैं, इस पे 194 एन मत लगाओ, तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में ऑथोराइज डीलर, जो फॉरेन एक्सचेंज में ऑथोराइज डीलर रहता वो, या उसके फ्रेंचाइजी या उसके सब एजेंट, इनको भी टीडीएस की इंप्लीकेशंस नहीं लगती। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, सेम थिंग, मनी चेंजर जो लोग जो रहते, मनी चेंजर मतलब जो करेंसी एक्सचेंज करते, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता और बाद में वो बैंक को देना पड़ता, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं, ये आपको, मेरे को नहीं लगता कोई पूछ सकता, बट फिर भी इनका नाम दिख गया तो समझ लेना कि 194 एन एप्लीकेबल नहीं है। अब हु इज द पर्सन एंटाइटल्ड टू क्रेडिट फॉर
टीडीएस एंड पेमेंट देयर ऑफ अंडर सेक्शन 194N। इसका मतलब क्या है? अरे भैया मेरा टैक्स कटा ना, समझ लो मैं प्रणव चांडक, मैंने एक बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए 2 करोड़ रुपए, तो मेरे को 1 करोड़ पे एट द रेट ऑफ 2% टैक्स कट जाएगा। कितना हो गया? 2 लाख रुपीस। अब ये टैक्स डिडक्ट हुआ ना, टैक्स डिडक्ट हुआ, और हमको मालूम है टीडीएस का क्रेडिट मिलता, तो मेरा जब कंप्यूटेशन होगा उसमें टैक्स लाइबिलिटी निकलेंगी, लेस करेंगे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बचा हुआ जो अमाउंट है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स खैर अभी बात नहीं करते उसकी, बचा हुआ जो अमाउंट है वो टैक्स पेबल रहता। तो बोलते हैं ये जो मेरा टैक्स कटे हुआ है, क्या मेरे को उसका क्रेडिट मिलेगा? या किसका क्रेडिट किसको मिलेगा? किसको मिलेगा इसका क्रेडिट? सर तुमको मिलेगा, वो आदमी को मिलेगा जिसके अकाउंट से ये पैसे कटे हुए हैं। तो लिखे हुआ है यहां पे, क्रेडिट फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194N shall be given to the person from whose accounts tax is deducted and paid to central government। जिसके अकाउंट से टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे किया गया उसको क्रेडिट मिलेगा। और ये क्रेडिट कौन से साल मिलेगा? उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में ये काटा गया। फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन इज मेड। जो प्रीवियस ईयर में डिडक्शन कटा या डिडक्शन किया गया, वो प्रीवियस ईयर का जो भी असेसमेंट ईयर है उसमें, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में मेरा डिडक्शन हुआ, तो मेरे को इसका क्रेडिट कब मिलेगा? सर 1920 का जब असेसमेंट होगा, और 1920 का असेसमेंट कब होता? 2021 में। सही बात है, तो ये असेसमेंट ईयर 2021 में आपको क्रेडिट मिल जाएगा 1920 का। ठीक है, ओके। ये काय के चेंज है सर? ये चेंज थे अपने टीडीएस के, ये चेंज थे अपने टीडीएस के। ठीक है, चलिए लास्ट वाला टॉपिक है चैप्टर 1। चैप्टर 2 में ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर चुका हूं, आपके जो रेगुलर लेक्चर्स है उसके अंदर आ चुका है। ठीक है, और टेस्ट सॉल्व करना कंपलसरी है नलायक को, तुम्हारे लिए तो भी। ठीक है ना? अब रिटर्न ऑफ इनकम, इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें क्यों चेंज रहा है? अरे भैया पहले आपको पता है ये जो असेसमेंट होता था ना, ये पैन बेस्ड होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, पैन को और आधार को, पैन और आधार को इंटरलिंक या इंटरचेंजेबली यूज करने का इनका कार्यक्रम है। पहले क्या होता था, आपके पास पैन होना तो ही आप रिटर्न भर सकते, अब ऐसा नहीं रहेगा। अब बोलते हैं आपके पास आधार है ना, आप आधार के थ्रू रिटर्न भर दो, चल जाएगा। अब आधार के थ्रू रिटर्न भर दो, चल जाएगा। पैन, आपके पास पैन नहीं है, आधार है, आधार के थ्रू रिटर्न भर दो, चल जाएगा। और जब ऐसा आदमी, मान के चलो मिस्टर एक्स है, ये मैं आपको बता रहा हूं इसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना? मान के चलो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास पैन कार्ड नहीं है, पैन नहीं है, उसके पास आधार है, क्योंकि आधार तो मोस्टली बहुत सबके पास रहता, कंपलसरी है ना आधार, तो आधार सबके पास रहता, पैन नहीं रहता। अब मिस्टर एक्स को क्या करना है, रिटर्न ऑफ इनकम भरना है। बट मिस्टर एक्स बोलता नहीं मेरे पास तो पैन कार्ड ही नहीं है, पैन कार्ड के बहुत लफड़े हैं, अरे बाप रे मैं नहीं भरता रिटर्न। उसको बोले टेंशन मत ले, उसको बोले टेंशन मत ले, तू अपने आधार के थ्रू रिटर्न भर दे भैया। एंड जो आदमी ने पैन के जगह आधार यूज कर लिया, इसका मतलब क्या था, उसको पैन की जरूरत थी बट उसके पास पैन नहीं था। उसको मिस्टर एक्स को पैन की जरूरत थी, उसके पास पैन नहीं था ना, इसलिए उसने आधार यूज किया। तो ऐसे जो आदमी ने आधार यूज कर लिया पैन के जगह पे, उसको पैन ऑटोमेटिकली अलॉट करवा देंगे हम, उसको पैन हम ऑटोमेटिकली अलॉट करवा देंगे। सर
बट अलॉट करने के लिए उसने एप्लीकेशन भी तो देना चाहिए। बोले कोई टेंशन नहीं, जिस दिन उसने ये आधार नंबर इंटीमेट किया पैन के जगह पे, पैन के जगह जिस दिन उसने आधार नंबर इंटीमेट किया, वो इंटीमेशन को ही हम एप्लीकेशन मान लेंगे, ऐसा बोले भाई। जबरदस्त कर दिया। अब इससे क्या हो गया मालूम है, जो पहले 100 लोग थे जिनके पास पैन था, 1000 लोग थे जिनके पास आधार था, तो बच्चे में 900 लोग पैन नहीं है इसलिए रिटर्न नहीं भरते थे। अब वो 900 लोगों को भी बोले चलो रिटर्न भरो, आधार है ना, आधार के थ्रू भर दो, और उनको ऑटोमेटिकली 900 लोगों को पैन अलॉट कर देंगे। इसके ही रिगार्डिंग ये प्रोसीजरल चेंज है। मैनर फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन टू अ पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन बट पजेसेस आधार नंबर। ऐसा आदमी जिसके पास पैन नहीं है बट आधार नंबर है, तो उसमें क्या था, देखो क्या बोलते हैं, सब सेक्शन 5E टू सेक्शन 139A with effect from 1st September 2019. Every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN, हर वो आदमी जिसको पैन कोट करना था एंड जिसको पैन नहीं अलॉट किया गया, ये सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम के लिए नहीं है, हर वो जगह जहां आपको पैन देना पड़ता, पैन नहीं है तो आधार दे दो, और जब आपने पैन की जगह आधार दे दिया तो आप ऑटोमेटिकली आपको पैन अलॉट हो जाएगा। Every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN and who has not allotted PAN but जिसके पास आधार नंबर है, वो क्या कर सकता, वो he may furnish or intimate or quote his आधार नंबर in lieu of PAN, वो पैन के जगह आधार नंबर दे सकता, and such person would be allotted a PAN in such manner as may be prescribed, और ऐसे इंसान को पैन अलॉट कर दिया जाएगा। कैसे, इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। क्या प्रिस्क्राइब्ड है, बाद में दिए भाई। रूल 114(4) रिक्वायर्स सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। अब रूल 114 क्या बोलता कि भैया आपको पैन अलॉट होने के लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा बाय द एप्लीकेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म नंबर है उसमें, अकम्पनीड बाय, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ। ये रूल 114(4) बोलता कि अगर आपको पैन के लिए एप्लीकेशन देना है तो आपको ये एक फॉर्म में देना पड़ता इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और तीसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। अब सब रूल 1A आ गया 114 में, 114 में सब रूल 1A आ गया, न्यूली इंसर्टेड। क्या बोलता है, एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन, एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन बट पजेसेस आधार नंबर, जिसके पास पैन नहीं है बट आधार नंबर है, एंड जिसने फर्निश और इंटीमेट किया है उसका आधार नंबर इन लीव ऑफ पैन। मतलब क्या, ऐसा आदमी जिसके पास पैन नहीं है बट आधार नंबर है और उसको कहीं पैन यूज करना था, उसने पैन की जगह आधार नंबर दे दिया, ठीक है ना, तो ये माना जाएगा, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन allotted, it shall be deemed to have applied for allotment of PAN, और ये माना जाएगा, मतलब जो आदमी ने पैन की जगह आधार नंबर दे दिया तो क्या माना जाएगा कि भैया उसने पैन सबमिट किया, सॉरी पैन के लिए एप्लीकेशन दे दिया, ये माना जाएगा कि उसने पैन के लिए एप्लीकेशन दे दिया, क्योंकि देख तेरे पास पैन था नहीं, तेरे पास आधार था, हाँ, तूने क्या किया, जहां पैन लग रहा था तूने वहां आधार दे दिया, अभी का तो चल गया तेरा काम, बट जब तूने आधार दिया ये माना जाएगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली डीम्ड कि आपने पैन के लिए अप्लाई किया। और सर जो रूल 114 में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी वो भी ऑलरेडी सबमिट कर दिए, ये माना जाएगा, मतलब तेरे को ना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ना अलग से एप्लीकेशन देना है। मतलब जब तू पैन के जगह आधार वापरेगा तो समझ जाएगा कि ये केस में तो चलो ठीक है, आपका हमने पैन की जगह आधार मान लिया, बट ऑटोमेटिकली आपको पैन अलॉट हो जाएगा। एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट। अच्छा, सब रूल 1B भी आया एक और, क्या बोलता है
एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन बट पजेसेस आधार नंबर। अब ये किनकी बात है सर? अभी किसकी बात हुई? 1A क्या बोलता? वो आदमी जिनको पैन के जगह जिन्होंने आधार दिया, जिन्होंने पैन के जगह आधार दिया। अब सर कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको पैन की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिनको पैन की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर उनको पैन लेने के लिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे 114 के। तो देखो क्या बोलते हैं, एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन बट जिसके पास आधार नंबर है। एक आदमी के पास पैन है नहीं है, आधार है, और इसने ये आधार को पैन के जगह यूज किया, तो क्या माना जाएगा कि इसने ऑटोमेटिकली पैन के लिए अप्लाई कर दिया, खत्म। अब कोई दूसरा आदमी है जिसको पैन के जगह आधार नंबर देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी तक आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वैसे आदमियों को भी तो अपने को पैन देने का है, तो उसके लिए आया रूल 1B। क्या बोलता है? हर वो आदमी, एनी पर्सन जिसको पैन अलॉट नहीं किया गया बट उसके पास आधार नंबर है, तो फिर वो क्या कर सकता? वो डायरेक्टली पैन के लिए अप्लाई कर सकता। मे अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन अंडर सेक्शन 139(1)(1)(a)(3) बाय इंटीमेटिंग इज आधार नंबर। सिर्फ आप अपना आधार नंबर बता दो, एंड ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप पैन के जगह आधार को यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक माना जाएगा कि आपने ऑटोमेटिक डीम्ड एप्लीकेशन, वो केस में क्या रहेगा? वो केस में रहेगा डीम्ड एप्लीकेशन। आप ये माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन दे दिया। और अगर आपके पास पैन नहीं है, आपके पास आधार है, बट आपने आज तक कहीं पैन के जगह पे आधार यूज ही नहीं किया, पैन के जगह पे आधार यूज ही नहीं किया, फिर ऐसे लोग तो छूट ही जाएंगे जिनको आधार की आज तक, पैन की आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी, बट हमको उनको भी तो पैन देना है ना, हमको उनको भी तो पैन देना है। तो फिर हमने क्या बोल दिया? हमने बोला भैया ऐसे लोग जिनके पास आधार है, पैन नहीं है, एंड ये लोग पैन को कहीं यूज नहीं कर रहे, पैन की इनको अभी जरूरत भी नहीं पड़ी, बट इनको पैन के लिए एप्लीकेशन देना है, तो इनके लिए कैसे आसान कर दिया? आप सिर्फ अपना आधार नंबर बता दो, आधार नंबर अपना बता दो, हम आपको डायरेक्टली पैन दे देंगे। मतलब जिन लोगों को पैन की जरूरत है और वो पैन के जगह पे आधार यूज कर रहे हैं, तो अपने आप डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। जब भी उन्होंने पैन के जगह आधार यूज किया, डीम्ड एप्लीकेशन माना जाएगा। और ऐसे लोग जिनके पास पैन नहीं है, आधार है, बट इन्होंने कभी आज तक पैन के जगह पे आधार यूज ही नहीं किया, तो फिर इनको डीम्ड एप्लीकेशन तो मान नहीं सकते। फिर क्या करेंगे? फिर बोलेंगे आपको अगर लगता आपको पैन चाहिए तो आप अपना आधार नंबर बता दो, पैन आपके घर तक पहुंचा देंगे हम, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। तो ये इसको बोलते हैं पैन और आधार को अब इंटरलिंक कर रहे हैं, ये मतलब इंटरचेंजेबली यूज होंगे। डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ये जो आपको आधार नंबर देना था 31 दिसंबर 2019 तक एक्सटेंड हो चुकी थी, और ये किसको देना है सर? प्रिंसिपल DGIT या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स, इनको देना है, बस खत्म। ये कुछ सेकंड वाला खास काम का नहीं था, डेट वेट का, ऊपर वाला भी मतलब प्रोसीजरल पार्ट था जो समझने का था। अब ये इसके वजह से कोई चेंजेस नहीं आ सकते किसी क्वेश्चन में, ये तो आपको अलग से कहीं पूछ सकता, और अभी मैंने आपको बहुत घोटवा दिया। ठीक है, अब ये जो TDS का सेक्शन है, ये 194N, ये ऑल टुगेदर न्यू है, इसको अपन ने पूरा डिटेल में अभी एनालाइज कर दिया है, तो इसका भी बाकी कोई और किसी क्वेश्चन पे और किसी कंसेप्ट पे इसका कोई ये नहीं है। इसका क्या चेंज हो सकता है हमने देख लिया। फिर ये कैपिटल गेन का क्या हो सकता है ये हमने आपको बता चुका हूं मैं। कैपिटल गेन में कहीं किसी ऑथर में ये भी लिखा होगा कि कैपिटल गेन में भी चेंज है। क्या कैपिटल गेन में चेंज है? अरे कैपिटल गेन में लिखा है कि भैया जो 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पे जो सरचार्ज के रेट अपन ने पढ़े थे ना पहले चैप्टर में, वो उसमें के 25 और 37% एप्लीकेबल नहीं होते। अच्छी बात है ना, हमने तो वो बेसिक में ही कर लिया था।
तो इसके अलावा और कोई चेंजेस है नहीं एज ऑफ May 20 के आरटीपी। अब इसके साथ में एक और आरटीपी आएंगे नवंबर 20 के आरटीपी। वो आरटीपी में जो चेंजेस रहेंगे वो भी मैं 3 से 4 दिन के अंदर एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, और तब तक के लिए आप अपने लेक्चर्स खत्म करते रहो। अब सर हम पढ़ लेंगे और उसके बाद चेंज आ गया तो, अरे आप टेंशन मत लो, आप पढ़ो। जो जो कंसेप्ट से रिलेटेड चेंज आएगा और उसके जहां जहां इंपैक्ट होंगे वो चीजें मैं आपको लेक्चर्स में क्लैरिफाई करवा दूंगा। तो आप अब आरटीपी आती तब तक लेक्चर्स मत रोक के रखो, लेक्चर्स अपने खत्म करते चलो, ठीक है। चलिए, टेस्ट सही तरीके से देते रहिए बच्चों। टेस्ट को ड्राफ्ट करने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं 30 मार्क के पेपर को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली क्वेश्चन उठा के डाल दिए, कौन सा क्वेश्चन डालना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, सारे कंसेप्ट कवर हो, ये सारी चीजें इसमें बहुत मेहनत लगती है और हम कर रहे हैं। टेस्ट सॉल्व करिए, आरटीपी के जो आपको असाइनमेंट्स दी है वो सॉल्व करिए। ये सारी चीजें आप जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक गारंटी नहीं रहेंगी एग्जामिनेशन आएगा। और इतना सारा आपने कर लिया, वो इतनी बड़ी एररलेस टैक्सेशन की बुक कर ली, आरटीपीज कर लिया आपने अमेंडमेंट्स कर ली, उसके साथ में ये सब होने के बाद में अपन 3 से 4 पेपर पिछले वाले जो अपडेट करे हुए हैं वो भी मैं आपको दूंगा, आप उनको भी सॉल्व करिएगा। मतलब आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। देखो, ये जो आप बेसिकली लेक्चर्स कर रहे हो ना, दिस इज जस्ट लाइक अ नेट प्रैक्टिस। ये नेट प्रैक्टिस है, और याद रखो नेट प्रैक्टिस करके मैच नहीं जीता जा सकता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस मैच खेलना पड़ेगा। ये आप अकेले में खेल रहे हो, आपको प्रैक्टिस मैच खेलना पड़ेगा। और प्रैक्टिस मैच कैसे खेलोगे आप पुराने आरटीपीस के क्वेश्चन सॉल्व करके, आप 2-3 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट पुरानी वाली नहीं, अपडेटेड। और इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट वाहियात होता है, ठीक है ना, बहुत चिल्लर रहता, बहुत सिंपल रहता। वो पढ़ के बच्चे को लगता कि मेरे को तो 90 ही मार्क आते, और हकीकत देखो तो 40-45 के वांदे हो जाते। तो आपको पिछले 3-4 एग्जाम्स के पास पेपर अपडेट करवा के दे दूंगा मैं विद टाइम। प्लस इसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। एंड जो एररलेस टैक्सेशन का बुक है वो भी आप एक बार पढ़ने वाले हो। इसके बाद में आप पढ़ेंगे चार्ट बुक के अंदर से, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो। अभी वो टेंशन ना लो कि क्या होगा, अमेंडमेंट आएंगी क्या। काफी बच्चे मेरे को ये भी पूछना स्टार्ट कर दिए कि सर नवंबर में एग्जाम होंगी। मतलब क्या बात कर रहा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगी, कान पड़ा मारता फालतू, सोचा भी तो, ठीक है ना। चलिए रुकते हैं आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, सैलरी का टेस्ट अपलोड कर दिया है। सैलरी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? सैलरी आपने पहले पढ़ा ही होगा, उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है जो May 20 के आरटीपी में आए थे। तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली उसका टेस्ट दे दो, और उसके बाद में सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो दे दो हाउस प्रॉपर्टी सैलरी का टेस्ट, मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।